नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट्स कि किस तरीके से हमारे ओशन और कंटिनेंट्स बने हैं। क्या आज जैसे हमारे ओशन एंड कंटिनेंट्स दिखाई देते हैं हज़ारों साल करोड़ों साल पहले क्या ऐसे थे? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप ज्योग्राफी उठाकर देखेंगे तो हमारे जो ओशन आज जिस शेप में दिखाई पड़ रहे हैं वो ऐसे नहीं थे। इसके लिए थियोरी दी है अल्फ्रेड वैगनर ने, और उनकी थियोरी का नाम क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियोरी। इस थियोरी में उन्होंने क्या बताया कि जो आज हमको कॉन्टिनेंट दिखाई पड़ते हैं वो पहले एक पूरे कॉन्टिनेंट सारे एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था पैंजिया। पैंजिया नाम दिया था। पैंजिया का मतलब क्या है? जितने भी होल कंटिनेंट हैं, सभी कंटिनेंट, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, एशिया हो, सारे कंटिनेंट, अफ्रीका हो, सारे कंटिनेंट पहले ज्वाइंट थे, एक साथ ज्वाइंट थे। उसको पैंजिया नाम दिया उन्होंने। ओशन, जो आज हम पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ये सारे ओशंस देख रहे हैं, ये ओशंस भी पहले एक ही ओशन था जिसको उन्होंने नाम दिया पैंथालासा। उसको उन्होंने बोला पैंथालासा। पैंथालासा का मतलब है मेगा ओशियन। तो ये सारी चीजें अलग कैसे हुई, मतलब कंटिनेंट कैसे बन गए, ओशन जो एक था वो अलग अलग पार्ट में कैसे डिवाइड हो गया। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। उन्होंने क्या बताया? दो फोर्सेस के नाम बताया उन्होंने कि दो ऐसे फोर्सेस हैं जिसकी वजह से हमारे कंटिनेंट और ओशन वो स्प्लिट होते चले गए। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, पैंजिया पहले एक पूरा कंटिनेंट पूरा एक ही था जिसको पैंजिया उन्होंने बोला। उसके बाद ये पैंजिया जो है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड हुआ। कहने का मतलब, अगर ये पैंजिया है तो ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड हुआ, एक नदर्न पार्ट में और एक सदर्न पार्ट में। जो नदर्न पार्ट था उसको लॉरेशिया नाम दिया गया उनके द्वारा, और जो सदर्न पार्ट था उसको उन्होंने गोंडवाना लैंड नाम दिया। अब इसके पीछे की कहानी क्या है कि क्यों ये कंटिनेंट डिवाइड होते चले गए। तो उन्होंने दो फोर्सेस बताए कि इस ड्रिफ्ट के लिए, ये जो ड्रिफ्ट हुआ, कंटिनेंट का ड्रिफ्ट या कंटिनेंट जो अलग अलग हुए या स्प्लिट हुए, इसके पीछे दो फोर्स काम करते हैं। और वो दो फोर्स कौन से हैं? एक है पोल फ्ली फोर्स और दूसरा है टाइडल फोर्स। अब पोल फोर्स और फ्ली फोर्स में उन्होंने क्या बताया कि हमारा अर्थ राउंड शेप में है। राउंड शेप क्या, यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्फेयर है, पूरे तरीके से गोलाकार नहीं है। और जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ते हैं, ये हमारा लॉन्गिट्यूड हुआ, तो लॉन्गिट्यूड तो क्या है, सभी का इक्वल इक्वल ये डिस्टेंस देखने को मिलता है। बट जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लैटिट्यूड जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। नदर्न में जाएंगे तब भी और सदर्न में आएंगे तब भी इसका डिस्टेंस कम होता जाता है। तो इसी पे उन्होंने बताया कि ये पोल की वजह से, जैसे जैसे पोल से कोई चीजें दूर जाती है तो वो स्प्लिट होती जाती हैं। तो उसके पीछे उन्होंने बताया कि ये पोल जो है, पोल फोर्स करता है और ये कंटिनेंट्स हमारे स्प्लिट होते चले गए। दूसरी चीज उन्होंने बताई टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या? टाइड्स हमको पता है कि मून एंड सन की वजह से आते हैं, और टाइड्स ओशंस में आते हैं तो सी वेव्स क्या है, और हाई और ऊपर उठने लगती हैं। तो जब सी वेव्स और ऊपर उठती हैं तो वो कहीं ना कहीं कंटिनेंट तक पहुंचती हैं, और कंटिनेंट में पहुंचने के बाद वो अपनी जगह बनाते जाते हैं, पानी अपनी जगह बनाते जाता है और कंटिनेंट जो है वो स्प्लिट होते गए। जैसे अगर ये हम ओशन को समझ लें और ये हमारा लैंड एरिया है, ये हमने इस तरीके से समझा। अब जब टाइड आया तो टाइड में क्या है, हाई वेव्स उठी। अब ये हाई वेव्स की वजह से वाटर कहाँ गया? लैंड की तरफ गया। लैंड में वाटर गया तो ये सी की वेव्स वापस भी आती हैं, लेकिन कुछ वाटर यहाँ पर रुक गया। तो ये धीरे धीरे वाटर जमा होता गया और इसने लैंड पार्ट को स्प्लिट करना शुरू किया। तो इस तरीके से यहाँ पे कंटिनेंट फॉर्म होते चले गए। ये थियोरी तो दी थी वैगनर ने। अब आते हैं दूसरी थियोरी
जिसका नाम है कन्वेंशनल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि होम्स ने दिया था। अब जब होम्स ने अपनी थ्योरी लाई तो उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को पूरे तरीके से नकार दिया कि इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। उन्होंने क्या बताया होम्स ने कि अर्थ के नीचे जो मेंटल पोर्शन है, यस, अर्थ के नीचे जो मेंटल, दैट इज क्रस्ट के बाद जो मेंटल पोर्शन है, उस मेंटल पोर्शन में कन्वेक्ट करंट है, वहां पे कन्वेक्ट करंट है, और ये कन्वेक्ट करंट की वजह से रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरेट होते हैं। यहाँ पे क्या जनरेट होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट जनरेट होता है, और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जनरेट होने के कारण मेंटल पोर्शन में हमको थर्मल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। थर्मल डिफरेंसेस कहने का मतलब कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है सब जगह एक जैसे नहीं है, कहीं पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, जिसकी वजह से हमको थर्मल डिफरेंसेस मेंटल पोर्शन में देखने को मिलते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ से आया, तो उसके भी पीछे उन्होंने कहानी ये बताई कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार में यस न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ किया गया, जिसकी वजह से ये माना गया कि हाँ एटम बॉम्ब्स की वजह से या सॉरी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से कहीं ना कहीं थर्मल पावर में डिफरेंसेस या थर्मल डिफरेंसेस मेंटल पोर्शन में देखने को मिले हैं। उसके बाद आती है ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी, जो कि किसने दिया है? हेस ने दिया है। अब हेस का क्या कहना है कि जिस तरीके से हम कंटिनेंट्स में रिलीफ्स को देखते हैं, वैसे ही रिलीफ्स फीचर हमको ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग में या ओशन फ्लोर्स पे देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें होम्स ने भी बताई थी कि ओशन फ्लोर में हमको मिड रीजेस देखने को मिलते हैं, कंटिनेंटल शेल्फ भी देखने को मिलते हैं। क्या बताया उन्होंने कि ये अगर ओशन है, होम्स ने क्या, हेस ने क्या बताया कि अगर ये ओशन है तो ऐसा नहीं है कि हम ओशन, हमको क्या दिखाई पड़ता है? पूरा प्लेन दिखाई पड़ता है। अगर हम इस तरफ से उस तरफ, सी की तरफ, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, हम देखना चाहें तो हमको ओशन पूरा प्लेन दिखाई पड़ता है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये ऊपर से जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है, इसके डेप्थ में जब हम जाते हैं, तो जब हम डेप्थ में जाते हैं तो हमको यहाँ पे हिल्स भी दिखाई पड़ते हैं, प्लेटोज भी दिखाई पड़ते हैं, और प्लेन एरियाज भी दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ साथ वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से मिड ओशनिक रीजेस भी दिखाई पड़ते हैं। अब इन्होंने और क्या अपनी थियरी बताई कि ये जो जिस तरीके से कंटिनेंटल क्रस्ट होता है उसी तरीके से ओशनिक क्रस्ट भी होता है, ओशन में भी क्रस्ट होता है। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर ये लैंड एरिया है, यहाँ पर लैंड एरिया है, तो ये लैंड एरिया, ये वाला जो लैंड एरिया है जहाँ पे सी स्टार्ट होता है या हमारा ओशन जहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे लैंड खत्म होती है, जहाँ पे सी स्टार्ट होता है, तो ये वाला एरिया क्या है? इसको कंटिनेंटल मार्जिन नाम दिया है उन्होंने। इसको क्या बोला है? कंटिनेंटल मार्जिन इसको कहते हैं। अब इसके आगे जब हम देखते हैं ओशन में, क्योंकि ओशन की शुरुआत होगी कंटिनेंटल मार्जिन के बाद, तो उसके बाद क्या होता है, ये जो कंटिनेंट है वो स्लोप में हो जाता है। स्लोप यहाँ से स्टार्ट हो गया, जैसे तुम कभी सी के आसपास अगर आप लोग कभी जाते हैं तो वहाँ देखा होगा कुछ दूरी तक जब आप पानी में जाते हैं तो डूबते नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे उसकी गहराई बढ़ती जाएगी, तो कहीं ना कहीं स्लोप देखने को मिलता है ना। जब तक स्लोप नहीं है तब तक आप नहीं डूबते हैं, लेकिन नीचे क्या है? अर्थ है, और ऊपर आपको पानी है, तब तो आप पानी में, इतने पानी में गए हैं, घुटनों तक का पानी हो या जहाँ तक भी जिस पानी में आप जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे आप जाएंगे तो गहराई बढ़ती जाएगी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये जो सीधा अभी तक था ये क्या हो जा रहा है? स्लोप होता जा रहा है। तो इस स्लोप को ही उन्होंने क्या बोला? कंटिनेंटल शेल्फ बोला है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्लेन में हो जाता है। प्लेन कहने का मतलब अब गहराई या कंटिनेंटल ये शुरू हो जाता है, इसको एप्सियल प्लेन बोला है उन्होंने, एप्सियल प्लेन कहा है।
और ये जो मिड ओशनिक रीजेस की बात कर रहे हैं, मिड ओशनिक रीजेस ये किस तरीके से बनते हैं? इन्होंने अपने इन्वेंशन में ये पाया, अपनी खोज जो इन्होंने की थी, ये पाया कि जो अर्थ के नीचे माउंटेन एरिया है वो यंगर है एज कंपेयर टू कंटिनेंट। कंटिनेंट पे जो माउंटेन्स पाए जाते हैं उनसे यंगर है। तो कहीं ना कहीं इनमें वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो कॉमन है, मतलब ओशन के बेड में या फ्लोर में वॉल्केनिक का इरप्शन या वॉल्केनो का इरप्शन कंटिन्यू कॉमन माना गया है या होता रहता है। इसलिए जो आसपास ये रीजेस पाई गई हैं या जो हिल्स पाए गए हैं, इनकी रॉक जो है वो यंगर है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि वॉल्केनिक का इरप्शन, वॉल्केनो का इरप्शन हुआ तो जो भी इसमें से मैग्मा या लावा निकला वो दोनों तरफ इक्वली स्प्रेड होता है। इसलिए यहाँ की रॉक हो या यहाँ की रॉक हो, दोनों की रॉक में सेम केमिकल कंपोजिशन पाए गए और एजेस भी सेम पाया गया। तो ये तो हो गई मिड ओशनिक एजेस की, रीजेस की बात। अच्छा, रीजेस हम देखो कहते किसको हैं स्टूडेंट? अगर हम ये बात करें कि ये हमारा अमेरिका है, अमेरिका का अमेरिकन कंटिनेंट है, और यहाँ पे हम ले लें ये अफ्रीका कंटिनेंट, ये अफ्रीकन कंटिनेंट ले लें। तो यहाँ से जब हम अटलांटिक ओशन है बीच में, यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे तो पहले कंटिनेंटल शेल्फ आएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? मिड ओशनिक रीजेस होंगी। अब इस थियोरी के बाद फिर क्या आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स थियोरी आती है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स की थियोरी किसने दी है? मैकेंजी ने, पार्कर ने और मॉर्गन ने। इन्होंने क्या बताया कि अर्थ के नीचे या जो हमारा होल अर्थ है, जहाँ पे लैंड भी है और ओशन भी है, दैट इज कंटिनेंट भी है और ओशन भी है, तो दोनों के नीचे प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि मूविंग सिचुएशन में होती हैं। अब वो जो प्लेट्स हैं, वो प्लेट जब कोलाइड करती हैं तो कहीं ना कहीं कंटिनेंट का शेप और ओशन का शेप चेंज हो जाता है। ये इन जियोग्राफर्स का मानना है। तो होता क्या है, अगर ओशन के नीचे जो प्लेट पाई जाती है, अगर काफी बड़ी प्लेट है ओशन के नीचे है तो उसे हम ओशनिक प्लेट बोलते हैं। कंटिनेंट के नीचे जो प्लेट पाई जाती है अगर वो काफी बड़ी है तो उसको हम कंटिनेंटल प्लेट बोलते हैं। अब ये प्लेट क्या है? कन्वर्जन भी होती है, डाइवर्जन भी होती है एंड ट्रांसफॉर्म भी होती है। कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जब दो प्लेट एक साथ आ जाती हैं, यहाँ से एक प्लेट और यहाँ से एक प्लेट आ गई, तो जब ये दो प्लेट एक साथ आ गई तो कहीं ना कहीं एक प्लेट का भाग जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, तो कंटिनेंट अलग पार्ट में डिवाइड हो गया या जो शेप था कंटिनेंट्स का वो चेंज हो गया। ओशन में भी वही बात हो जाएगी। फिर जब हम बात करते हैं डाइवर्जन की, डाइवर्जन में क्या होता है, जो प्लेट्स हैं वो दूर दूर जाती हैं, तो जब दूर दूर खिसक जाती हैं तो इनके बीच में जो गैप आता है, तो गैप आने की वजह से अब ये जो प्लेट थी, मतलब जो एरिया था वो दूर दूर हो गया, तो इसके नीचे प्लेट के नीचे क्या हो, ये जो प्लेट्स है उसके नीचे क्या होता है, मैग्मा का चैम्बर भी होता है, तो वहां पे फ्रिक्वेंटली वॉल्केनोज तब इरप्ट होने शुरू हो जाते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, प्लेट्स जो है, दो प्लेट्स हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे खिसक जाती हैं एक दूसरे को रगड़ते हुए, या हम कह सकते हैं घिसते हुए जब आगे निकल जाती हैं तब भी क्या होगा, कहीं ना कहीं चेंजेस आ ही जाते हैं। अब ये दो चीजें हैं, जैसे मैंने ये डस्टर रखा और ये पेन रखा, ये मार्कर रखा है, दोनों को एक साथ रखा है, जब दोनों में घर्षण हुआ, एक आगे और एक पीछे की तरफ बढ़ गई, तो ये शेप में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो ये हमको ट्रांसफॉर्म में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने जनरल व्यू देने की कोशिश की है कि किस तरीके से ओशन एंड कंटिनेंट फॉर्म होते हैं, ये समझ आया होगा। आगे की किसी और वीडियो में आपको इसका डिटेल्स देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।